Rahim. Today's topic of discussion is revision of MCQs of pelvis and perineum. तो आपने तीन काम करने होंगे वही पुराने वाले। पहला काम तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लेना। उसके बाद आपने वीडियो को 480p पर या फिर इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन पे रख लेना। और तीसरा काम बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कर देना। तो हम ओवरीज के MCQs को पढ़े थे 31 द oocyte is expelled from the ovary usually are fertilized। तो आपको ओवरी के बारे में पता होना चाहिए कि जो ओवरी की जनरल ग्रोथ एनाटमी, जो ओवरी है, ओवरी सस्पेंड होती है मेसेंट्री से, उसको बोलते हैं मेसोवेरियम होती है। ओवरी आलमंड शेप होती है जिसके दो फंक्शन होते हैं। पहला तो होता है ओवोसाइट की प्रोडक्शन और दूसरा होता है एंडोक्राइन फंक्शन, मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी को सस्पेंड करने वाली शॉर्ट मेसेंट्री होती है, उसको बोलते हैं हम मेसोवेरियम। असल में मेसोवेरियम एक ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट होती है, ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट होती है। इसके साथ जो कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होगा ओवरी का, उसको बोलते हैं ट्यूनिकल बिजूनिया। ट्यूनिकल बिजूनिया या आगे कवर होगा सरफेस एपिथेलियम से, जिसको बोलेंगे ओवेरियन मेसोथीलियम या सरफेस जर्मिनल एपिथेलियम। सरफेस जर्मिनल एपिथेलियम जो असल में क्यूबाइडल लेयर की होगी, क्यूबाइडल लेयर की एपिथेलियम होगी। और ये इसकी जो कलर होगा वो डल ग्रेइश अपीयरेंस होगा, डल ग्रेइश अपीयरेंस होगा। लेकिन जो पेरिटोनियम है उसका कलर होता है असल में शाइनी होता है, और इसका कलर होगा डल ग्रेइश। बाकी दोनों मेसोथीलियम हो गए, यानी दोनों। अलबत्ता ये वाला सिंपल क्यूबाइडल होगा, वो सिंपल स्क्वेमस होगा। और सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबाइडल, इसका रंग होता है डल ग्रेइश कलर, जबकि उसका कलर होगा शाइनी सरफेस होगा। प्यूबर्टी के बाद ओवेरियन सरफेस एपिथेलियम, उसकी स्कारिंग और डिस्टॉर्शन होती है बिकॉज ऑफ ओव्यूलेशन। इसके बाद जो ओवेरियन वेसल्स, लिम्फेटिक्स और नर्व्स होती है, इन्होंने पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करना होता है। पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करने के बाद इन्होंने ओवरी के पास जाना है, और ओवरी के पास जाने के लिए एक ब्रॉड लिगामेंट की एक एक्सटेंशन होती है जो उनको सराउंड करती है, उसको बोलते हैं इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, या फिर उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, जो असल में ब्रॉड लिगामेंट के कंटिन्यूस हो जाती है। ठीक हो गया। ब्रॉड लिगामेंट के भी कौन से पार्ट है? मेसोवेरियम वाले पार्ट से। अब ओवरी कहाँ पे होती है? ओवरी ओवेरियन फोसा में होती है, लैटरल पेल्विक वाले के। तो ओवेरियन फोसा की बाउंड्री क्या होगी? एंटीरियरली होगा ओब्लेटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी होगा, जिसने बनाना होगा मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, पोस्टीरियरली यूरेटर और इंटरनली एक आर्टरी। तो ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। एंटीरियरली होगा ओब्लेटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, पोस्टीरियरली यूरेटर और इंटरनल एक आर्टरी। ठीक हो गया। और जो ओव्यूलेशन से पहले जो ओवरी की स्मूथ सरफेस होती है ग्रेइश पिंक इन कलर होती है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद सरफेस ये अनइवन हो जाती है, पिंक से ग्रेइश कलर होती है। ठीक हो गया। इसके बाद और आपको बताना चाहिए, इसके बाद होगा ओवरी का कुछ लिगामेंट्स। ओवरी का एक तो पेरिटोनियल मेसेंट्री हो गया, ओवेरियन मेसोवेरियम। दूसरा सस्पेंसरी लिगामेंट ओवरी, जो कि इसके वेसल्स को सराउंड करती है। इसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट को इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट भी बोलते हैं, यानी द लैटरल पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम इन्फेंडिबुलम ऑफ द यूट्राइन ट्यूब टू द अपर पोर ऑफ द ओवरी। तो इसको बोलते हैं हम सस्पेंसरी लिगामेंट या इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। इसमें ओवरी की वेसल्स होगी, इसमें ओवरी की नर्व्स होगी। इसके साथ एक और लिगामेंट भी होगा जो ब्रॉड लिगामेंट की, असल में ब्रॉड लिगामेंट की एक्सटेंशन होगी, इसको बोलते हैं शॉर्ट लिगामेंट ऑफ ओवरी प्रॉपर। लिगामेंट ऑफ ओवरी प्रॉपर जो ओवरी को जोड़ेगा यूट्राइन ट्यूब से, ओवरी को जोड़ेगा जैसे यूट्राइन ट्यूब से, स्पेसिफिकली जहाँ पर यूट्रोट्यूबल जंक्शन होता है, जहाँ पे यूट्रस का और यूट्राइन ट्यूब का जंक्शन होता है। सॉरी, यूट्राइन ट्यूब से यूट्रस से जोड़ते हैं। तो जहाँ पे यूट्रस का ट्यूबल से जंक्शन होता है, तो यूट्रल ट्यूबल जंक्शन से पोस्टो इंफीरियर पड़ा होता है, क्योंकि ओवरी थोड़ी पीछे पड़ी होती है। जबकि राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस ये यूट्रस से जुड़ा होता है, यानी यूट्रोट्यूबल जंक्शन से एंटीरो इंफीरियरली पड़ा हुआ होता है, एंटीरो इंफीरियरली पड़ा होता है। जो लिगामेंट ऑफ ओवरी है ये गुबेंडाकुलम का सुपीरियर पार्ट का रेमिनेंट है, जबकि राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इंफीरियर पार्ट का रेमिनेंट है। क्योंकि ओवरी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर सस्पेंड हुई पड़ी है, और इसकी जो सरफेस है वो पेरिटोनियम से कवर नहीं होती है। इसका मतलब जो ओव्यूलेशन के नतीजे में जो oocyte होता है वो कहाँ पर रिलीज होगा? पेरिटोनियल कैविटी से। फिर इसको ट्रैप करने वाले यूट्राइन ट्यूब होगा। यूट्राइन ट्यूब का कौन सा पार्ट होगा? इन्फेंडिबुलम होगा, जो उसका लैटरल पार्ट होता है उसको बोलते हैं इन्फेंडिबुलम, वो उसको कैरी करेगा। अब इसके बाद यूट्राइन ट्यूब को देख लेते हैं। यूट्राइन ट्यूब को की जो मेसेंट्री होती है उसको बोलते हैं मेसोसल्पिंक्स बोलते हैं, जो असल में ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस का फ्री एंटीरो सुपीरियर एज होता है। यूट्राइन ट्यूब के चार पार्ट होते हैं, लैटरल टू मीडियल चलो, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थीमस, यूट्राइन पार्ट। जो इन्फेंडिबुलम फनल शेप होता है, डिस्टल पार्ट होता है, लैटरल पार्ट होता है, या सर पेरिटोनियल कैविटी में एंटर होता है। और इसके पेरिटोनियल कैविटी में एंटर होने के लिए एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग का बोलते हैं अब्डोमिनल ओस्टियम। इसके साथ जो इसका जो यहाँ पे फिम्ब्रिया या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है, यानी इसको इन्फेंडिबुलम से फिंगर लाइक प्रोसेसेस निकलते हैं, इनको बोलते हैं फिम्ब्रियाई, जो ओवरी की मीडियल सरफेस के ऊपर एक्सटेंड करते हैं, ओवरी की मीडियल सरफेस के ऊपर एक्सटेंड करते हैं। ठीक हो गया। और इसमें से एक बड़ा फिम्ब्रियाई होता है जिसको बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्रियाई, जो ओवरी के सुपीरियर पोल से अटैच होता है। यानी जो छोटे छोटे फिम्ब्रियाई होते हैं वो ओवरी की मीडियल सरफेस के ऊपर एक्सटेंड करते हैं, जो उसका सबसे बड़ा फिम्ब्रियाई होता है उसको बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्रियाई।
और ये ओवेरियन फिम्ब्रियाई ओवरी के सुपीरियर पोल पर एग्जिस्ट करता है। एम्पुला एम्पुला वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट। और ये वो पार्ट है जो इन्फेंडिबुलम से स्टार्ट होकर स्थिमस पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। स्थिमस सबसे थिक वाल्ड पार्ट होता है, नैरो पार्ट होता है। जबकि लास्ट है यूट्राइन पार्ट, ये शॉर्ट होता है, छोटा होता है, लेकिन इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल का मतलब ये वो वाला पार्ट है जिसमें यूट्राइन कैविटी में एंटर होना है। यूट्राइन कैविटी में एंटर होने के लिए ओपनिंग होगी, ठीक हो गया। और जो ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग यूट्रस के हॉर्न में एंटर होती है, तो यूट्राइन हॉर्न के जरिए इसकी ओपनिंग यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर होती है। अब वेसल्स क्या होती है ओवरी की, यूट्राइन ट्यूब की, तो ओवेरी वेसल्स होगी ओवरी को सप्लाई करने वाली वेरियन आर्टरी और यूट्राइन ट्यूब को सप्लाई करने वाली यूटेराइन आर्टरी। लेकिन वेरियन आर्टरी दो ब्रांचेस देती है, ओवेरियन ब्रांचेस और यूटेराइन ब्रांचेस। ओवेरियन ब्रांचेस और यूटेराइन ब्रांचेस, ये ओवेरियन एंड यूटेराइन ब्रांचेस ऑफ यूट्राइन आर्टरी के साथ अनास्टोमोस करती है। मतलब दोनों आर्टरी यूटेराइन और ओवेरियन ब्रांचेस देगी, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अनास्टोमोस करेगी, और ये दोनों मिलकर किसको सप्लाई करेगी, ओवरी को सप्लाई करती है और यूट्राइन ट्यूब को सप्लाई करती है ऑपोजिट एंड से। वेरियन आर्टरी कहाँ से निकलती है, एब्डोमिनल एओर्टा से निकलने के बाद ये पेल्विक ब्रिम पे एक्सटर्नल इलियक वेसल्स को यूरेटर को क्रॉस करती है। इसके बाद ये सस्पेंसरी लिगामेंट एंटर हो जाएगी और ओवरी के लैटरल एस्पेक्ट को अप्रोच करेगी। जो यूट्राइन ट्यूब की सेंडिंग ब्रांचेस होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है, स्पेसिफिकली इसकी विसरल ब्रांचेस होती हैं, ये यूट्रस के लैटरल एस्पेक्ट से जाते हुए ओवरीज और यूट्राइन ट्यूब के मीडियल एस्पेक्ट जाती है। यानी मीडियल एस्पेक्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी यूटेराइन आर्टरी और लैटरल एस्पेक्ट से सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है ओवेरियन आर्टरी। दोनों आर्टरी ओवेरियन और ट्यूबल ब्रांचेस देती है, दोनों आपस में अनास्टोमोस करके कोलैटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है एब्डोमिनल और पेल्विक आर्टरीज के दरमियान। वेन्स होती है ओवरी की, होती है पेम्पेनिफॉर्म वेनस प्लेक्सिस होता है, जिस तरह टेस्टिस का पेम्पेनिफॉर्म वेनस प्लेक्सिस होता है, इनसे सिंगल ओवेरियन वेन बनती है। राइट साइड के ओवेरियन वेन इंफीरियर वेन में खत्म होती है, लेफ्ट साइड के ओवेरियन वेन कहाँ खत्म होती है, रीनल वेन में। जो ट्यूबल वेन होती है, ट्यूबल वेन यूट्राइन वेन में भी खत्म हो सकती है और उसके साथ यूट्रोवजाइनल प्लेक्सिस में भी खत्म हो सकती है, यूट्रोवजाइनल वेनस प्लेक्सिस। इनर्वेशन को देख लेते हैं, नर्व सप्लाई ओवेरियन प्लेक्सिस से आती है, नाम से लग रहा है। ओवेरियन प्लेक्सस ओवेरियन वेसल्स को सराउंड करता है। दूसरा यूट्राइन प्लेक्सस, जिसको यूट्रोवजाइनल प्लेक्सस भी बोल सकते हैं। जो ओवरी ओवरी और यूट्राइन ट्यूब दोनों इंट्रापेरिटोनियल होते हैं, तो इसका मतलब ये और ये पेल्विक पेन लाइन से सुपीरियर होते हैं। पेल्विक पेन लाइन से सुपीरियर होने का मतलब इनके पेन फाइबर के इसको कंपनी करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंपनी करेंगे। और इसके अलावा जो रिफ्लेक्स फाइबर हो गया वो किसको कंपनी करेगा, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर को। अब जो होगा सिंपैथेटिक वाला तो वो निकलेगा T11 से लेकर L1 सेगमेंट, पैरासिम्पैथेटिक वाला S2 S3 S4 सेगमेंट। तो ये तो हो गया ओवरीज का बेसिक ओवरव्यू। सीक्यूज को देख लेते हैं। जो oocyte होती है, जिनकी एक्सपल्शन होती है ओवरी में, तो वो कहाँ पे फर्टिलाइज होती है, एम्पुला में फर्टिलाइज होती है। इन्फंडिबुलम का फंक्शन होता है कि वो ओव्यूलेशन के बाद जो oocyte होती है इनको कैप्चर कर लेना। एब्डोमिनल ओस्टियम होती है जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर होती है। फिम्ब्रियाई होती है, स्पेसिफिकली ओवेरियन फिम्ब्रियाई। आगे, द डिस्टल एंड ऑफ ओवरी कनेक्ट टू द लैटरल वॉल ऑफ पेल्विस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो पहला है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस निकलता है किस जगह से, तो ये इंग्वानल कैनाल के अंदर पास करता है, ये यूट्रोट्यूबल जंक्शन के एंटीरो इंफीरियरली जाके अटैच होता है, ठीक हो गया। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस का ओवरी से कोई अटैचमेंट नहीं होता, लेकिन लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये लिगामेंट ओवरी को जोड़ता है, ओवरी के स्पेसिफिकली मीडियल सरफेस को जोड़ता है किसके साथ, यूट्रस के साथ जोड़ता होता है। तो ये लैटरल पेल्विक वॉल से नहीं जोड़ेगा। सस्पेंसरी लिगामेंट ओवरी, ये जोड़ता है यूट्रस को, सॉरी ओवरी को लैटरल पेल्विक वॉल से। तो ये होगा हमारा आंसर, सस्पेंसरी लिगामेंट, जो असल में मेसोवेरियम से कंटिन्यूस हो जाएगा। इसके अंदर ओवरी की वेसल्स और नर्व्स ट्रैवल कर रही होगी। 33 MCQ के विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स प्रोवाइड्स पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन टू द, तो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑलवेज फ्रॉम कम्स फ्रॉम पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व आती है, और पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व आती है पैरासिम्पैथेटिक, यानी ये आती है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से यूटेराइन प्लेक्सिस निकलता है, यूटेराइन प्लेक्सिस से ये नर्व्स आती हैं, ठीक हो गया। तो पेल्विक सबक्लैंक्टिक नर्व, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, यूटेराइन प्लेक्सिस, वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर S2 S3 S4 ये रिफ्लेक्स करवाइए। तो ये तो हो गया पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। आगे देख लेते हैं 34, द रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन लाइज एंटीरियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अभी रेक्टम की बात करें तो रेक्टम का बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले, फिर ही हम आगे पढ़ेंगे रेक्टम को। जो रेक्टम है, रेक्टम GIT का पेल्विक पार्ट है, इसको पेल्विक पेल्विक GIT भी बोल सकते हैं भैया, पेल्विक इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं। ये प्रॉक्सिमली सिग्मॉइड कॉलम से कंटिन्यूस होते हैं। रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन आपको S3 वर्टिब्रा के इंटीरियरली देखने को मिलता है। इस पॉइंट पे आके जो टीनिया कोलाई होते हैं सारे मर्ज होकर एक सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल लेयर बना लेती है। फैटी और मेंटल अपेंडिसेस भी नहीं होते, हास्ट्रो तो हो गए नहीं, इनके टीनिया नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो एक तो रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन जहाँ पे रेक्टम और किससे कंटिन्यूस हो रहा था, किसके साथ, सिग्मॉइड कॉलन के साथ, यहाँ पे एक रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन बनता था, इसके साथ साथ रेक्टम सैक्रम और कॉक्सिस को फॉलो करता है। तो यहाँ पर सैक्रल फ्लैक्चर बनता है, सैक्रल फ्लैक्चर। और रेक्टम जिस जगह पे खत्म होता है उसको बोलते हैं इनर किनार, तो वहाँ पे भी एक
पोस्टो इन्फीरियर एंगल बनेगा, पोस्टो इन्फीरियर एंगल PI एंगल, उसको बोलते हैं एनोरेक्टल फ्लैक्चर बनेगा, एनोरेक्टल फ्लैक्चर होगा। तो एनोरेक्टल फ्लैक्चर 80 डिग्री का होता है, इसको मेंटेन करता है प्यूबर एक्टाइलिस होता है, प्यूबर एक्टाइलिस की रिंग मेंटेन करती है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद देख लेते हैं 3 शार्प लैटरल फ्लैक्चर्स होती है, 3 शार्प लैटरल, 2 लेफ्ट साइड पे होते हैं, एक होता है राइट पर, यानी सुपीरियर इन्फीरियर वाले लेफ्ट साइड पे होते हैं, इंटरमीडिएट वाला राइट साइड पे होता है। और ये जब हमें देखने को मिलती है जब रेक्टम को हम सामने से देखते हैं, ठीक हो गया। और जो लैटरल फ्लैक्चर को इंटरनली रिप्रेजेंट करने के लिए म्यूकोजल फोल्डिंग होती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स रेक्टल फोल्ड। ट्रांसवर्स रेक्टल फोल्ड 2 होती है लेफ्ट साइड पे, एक होता है राइट साइड पर। तो ट्रांसवर्स रेक्टल फोल्ड्स हो गया, और इसके साथ ये 3 शार्प लैटरल फ्लैक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये असल में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगर कोई कैथेटर डालती है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट डालती है रेक्टम के अंदर। इसके साथ जो इसका रेक्टम का डायलेटेड टर्मिनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला होता है, एम्पुला का मेन फंक्शन यही होता है कि फेसिस को एक्युमुलेट करना जब तक इसकी एक्सपल्शन नहीं होती डेफिकेशन वाले प्रोसेस से। इसके साथ साथ एम्पुला एम्पुला जो रिलैक्स होके फेसिस को अकोमोडेट करता है और फिकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट है। एक तो फिकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करता था कौन, एक फिकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करने वाला एनोरेक्टल फ्लैक्चर था, दूसरा था एबिलिटी ऑफ एम्पुला टू रिलैक्स टू अकोमोडेट इनिशियल अराइवल ऑफ फिकल मटेरियल, तो दूसरा एम्पुला होगा। अगर पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस की बात करें तो फिर सुपीरियर 1/3 के एंटीरियर लैटरल पे होती है, मिडिल 1/3 के एंटीरियर सरफेस पर, जबकि इंफीरियर 1/3 पर कोई पेरिटोनियम होती नहीं है। तो इंफीरियर 1/3 क्या होगा, सब पेरिटोनियल होगा, यानी रेट्रो पेरिटोनियल और सब पेरिटोनियल है। इसके साथ जो पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन होती है, रेक्टम के आगे पड़ा होगा ब्लेडर, तो रेक्टम से अन जाते हुए ब्लेडर के पोस्टीरियर पार्ट पे पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट होती है, तो वहाँ पे बनता है फ्लोर, बनता है रेक्टोवेजाइकल पाउच, रेक्टोवेजाइकल पाउच। इसी तरह फीमेल के अंदर बनता है रेक्टो यूट्राइन पाउच होते हैं, रेक्टो यूट्राइन पाउच। लैटरल फ्लेक्शन होती है सुपीरियर 1/3 ऑफ रेक्टम से, तो उसको बोलते हैं हम पैरारेक्टल फोसा। पैरारेक्टल फोसा रेक्टम की डिस्टेंशन करती है। तो दोबारा से बता रहा हूँ, मेल के अंदर रेक्टोवेजाइकल पाउच जो ब्लेडर और रेक्टम के दरमियान, फीमेल के अंदर रेक्टो यूट्राइन पाउच रेक्टम और यूट्रस के दरमियान। इसके अलावा जो लैटरल रिफ्लेक्शंस होती है पेरिटोनियम की सुपीरियर 1/3 ऑफ रेक्टम से, यानी सुपीरियर 1/3 ऑफ रेक्टम से लैटरल रिफ्लेक्शंस को बोलते हैं पैरारेक्टल फोसा। तो रेक्टम के पोस्टीरियरली क्या पड़ा होगा, S1 S2 S3 वर्टिब्रा देखने को मिलेगी, यानी इंफीरियर 3 सैक्रल वर्टिब्रा देखने को मिलेगा, क्योंकि S3 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद कॉक्सिस देखने को मिलेगा, कॉक्सिस और इनर किनार को जोड़ने वाला एनाकॉक्सिजियल बॉडी है। मीडियन सैक्रल वेसल्स ये भी जा रही होती है, सैक्रम को फॉलो कर रही होती है। इसके साथ सिंपैथेटिक ट्रंक का इंफीरियर पार्ट और सैक्रल प्लेक्सस। मेल्स में रेक्टम होता है एंटीरियरली, एंटीरियरली बात करें तो फिर ब्लेडर होगा, इसके साथ ब्लेडर में खत्म होता है यूरेटर, डक्टस डेफरेंस, सेमिनल ग्लैंड और प्रोस्टेट। ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है। फीमेल के अंदर मेल के अंदर रेक्टोवेजाइकल सेप्टम होता है जो फंडस ऑफ ब्लेडर और एम्पुला ऑफ रेक्टम को करता होता है, ठीक हो गया। अब फीमेल के अंदर रेक्टम के एंटीरियरली वेजाइना पड़ा होगा, उसको पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोनिक से सेपरेट करने के लिए रेक्टो यूट्राइन पाउच होगा। इसके नीचे एक रेक्टो वेजाइनल सेप्टम होता है जो कि सुपीरियर हाफ ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना को सेपरेट करता है किसके साथ, रेक्टम के साथ। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू, यानी फोर्निक्स को और सर्विस को सेपरेट करने वाला रेक्टो यूट्राइन पाउच और रेक्टो वेजाइनल सेप्टम होता है पोस्टीरियर वाल की सुपीरियर हाफ, ये रेक्टो वेजाइनल सेप्टम होता है। अब जो रेक्टम है, रेक्टम को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन कौन सी होती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। असल में इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की कंटिन्यूएशन होती है, प्रोक्सिमल पार्ट को सप्लाई करती है, राइट एंड लेफ्ट मिडिल रेक्टल आर्टरी निकलती है, ठीक हो गया। एक मिडिल रेक्टल आर्टरी निकलती है इंटरनल आर्टरी से, ठीक हो गया। और जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है निकलती है इंटरनल पोडेंटल आर्टरी से। जो मिडिल रेक्टल आर्टरी है सप्लाई करती है मिडिल एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ रेक्टम। जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है ये एनो रेक्टल जंक्शन को सप्लाई करती है और एनल किनार को सब करती है। जो ब्लड होता है रेक्टम का वो सुपीरियर मिडिल इंफीरियर रेक्टल वेन के जरिए जाता है, सुपीरियर रेक्टल वेन जाती है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में, मिडिल रेक्टल वेन जाती है इंटरनल वेन में, इंफीरियर रेक्टल वेन जाती है इंटरनल पोडेंटल वेन में जाती है। यहाँ पर 2 स्पेशलाइज्ड प्लेक्सेस बनती है, रेक्टल वेनस प्लेक्सेस बोलते हैं। 2 पार्ट होती है, इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सेस, एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सेस। जो इंटरनल रेक्टल वेनस प्लेक्सेस होगा ये म्यूकोजा के डीप पड़ा होगा, स्पेसिफिकली एनोरेक्टल जंक्शन के एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सेस ये मस्कुलर वाल के एक्सटर्नल पड़ा हुआ होगा। लेकिन नाम तो रेक्टल है लेकिन गैस फंक्शन इनर वाले हैं, यानी इनर के लाल के इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे इनर्वेशन ऑफ रेक्टम, रेक्टम को समझाएंगे और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लंबर स्पाइनल कॉर्ड आता है, लंबर सप्लाइटिक नर्व से आता है। इसके साथ साथ जो पैरासिम्पैथेटिक है वो पेल्विक सप्लाइटिक नर्व आएगा, S2 S3 S4 सेगमेंट से आएगा, ठीक हो गया। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से होता हुआ, फिर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से बनेगा रेक्टल प्लेक्सस से बनेगा S2 S3 S4 सेगमेंट्स, ठीक हो गया। और रेक्टम पेल्विक पेल लाइन से नीचे पड़ा हुआ है, तो फिर इसके तमाम जो पेन फाइबर होंगे वो किसको फॉलो करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और रिफ्लेक्स फाइबर तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब इसका आंसर देख लेते हैं। द रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन लाइज एंटीरियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने कहा था S3 वर्टिब्रा, कौन सी होगी S3 वर्टिब्रा। और रेक्टम के पोस्टीरियरली मैंने आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स बताए थे, मैंने कहा था कि इंफीरियर 3 सैक्रल वर्टिब्रा, कॉक्सेस, मीडियन सैक्रल वेसल्स होती है, सिंपैथेटिक ट्रंक का इंफीरियर पार्ट, और
इसके अलावा एंटीरियरली मेल में फंडस ऑफ ब्लैडर, यूरेटर, डक्टस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट। All of the following osteofibrous structure marks the boundary of perineum। अब ये पेरिनियम की तरफ आ गया तो फिर पेरिनियम देखना पड़ेगा पहले। चलिए पेरिनियम को देख लेते हैं। तो पेरिनियम, पेरिनियम के बारे में पेरिनियम, अगर हम पेरिनियम को वर्ड यूज़ करते हैं तो पेरिनियम से मुराद दो चीज़ें हैं, एक तो पेरिनियल कंपार्टमेंट, दूसरा पेरिनियल रीजन। तो पेरिनियम में दो चीज़ें आती है, पेरिनियल कंपार्टमेंट, पेरिनियल रीजन। पेरिनियल कंपार्टमेंट ये असल में एक शैलो कंपार्टमेंट होता है हमारी बॉडी का, जो उसके सुपीरियरली पड़ा होगा पेल्विक कैविटी, और इन्फीरियरली हम कह सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है, यानी ये पेल्विक, इसकी बाउंड्रीज वही होती है जो पेल्विक आउटलेट की होती है, उसको हम टिपिकल पेरिनियम भी बोल सकते हैं। ये पेल्विक कैविटी से सेपरेट होता है बाय द फेशियल कवरिंग द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम बनता है लिवेटर नाइस और कॉक्सीजियस मसल से। एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर देखा जाए तो फिर जो सरफेस होती है पेरिनियम को एक्सटर्नली देखा जाए तो पेरिनियल रीजन देखने को मिलता है, इंटरनली देखा जाए तो फिर पेरिनियल कंपार्टमेंट। तो ये वो नैरो रीजन है जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ थाई के दरमियान में होता है। अगर थाई की एबडक्शन होती है तो फिर ये डायमंड शेप रीजन होता है जो किसके दरमियान, जिसके एंटीरियरली मून्स पोबिस होते हैं फीमेल में, लैटरली होते हैं, मीडियल सरफेस ऑफ थाई होती है, और इसके पोस्टीरियरली ग्लूटियल फोल्ड, सुपीरियर एंड ऑफ इंटीरियर ग्लूटियल क्लेफ्ट। अब इसकी बाउंड्रीज क्या होती है पेरिनियम की, यानी पेरिनियल कंपार्टमेंट की। तो इसके एंटीरियरली होगा प्यूबिक सरफेसेस, इसके एंटीरियर लैटरली होगा इसके प्यूबिक रेमाई, इसको बोलते हैं इंफीरियर प्यूबिक रेमाई और इसशियल रेमस। लैटरली इसके ट्यूबरोस्टी है, पोस्टरल लैटरली सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, और पोस्टीरियरली होगा सैक्रम का इंफीरियर पार्ट होगा, और कॉक्सेस होगा। इसके साथ एक ट्रांसवर्स लाइन होती है जो इसके ट्यूबरोस्टी के इंटीरियर एंड को जोड़ती है, उसको बोलते हैं वो लाइन असल में इसको दो ट्राइंगल के अंदर डिवाइड कर देती है, एनल ट्राइंगल और किसके अंदर डिवाइड कर देती है, इनर ट्राइंगल और यूरोजेनिटल ट्राइंगल। तो यहाँ से हमने पेरिनियम की बाउंड्रीज देख लिया। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं 36 के पेरिनियम कौन सी बाउंड्री ट्रांसवर्स लाइन होती है वो किन के दरमियान होती है। तो ये था एंटीरियर एंड ऑफ विस्कल टोब्रोस्टी, एंटीरियर एंड ऑफ विस्कल टोब्रोस्टी। तो ये था ट्रांसवर्स लाइन ज्वाइनिंग द एंटीरियर एंड ऑफ विस्कल टोब्रोस्टी। ये पेरिनियम को दो ट्राइंगल के डिवाइड करती है, एनल ट्राइंगल और यूरोजेनिटल ट्राइंगल, जिसके अंदर रूट ऑफ स्क्रोटम पेनस होगा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल में स्क्रोटम और पेनस फीमेल के अंदर वुल्वा या पुटेंडम। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।